हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th चैप्टर कराऊंगा जो प्रकाश की किरण प्रकाश की है। वो इस प्रकार है कि किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें हम प्रकाश के गुण के बारे में और प्रकाश किस तरह क्रिया करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा हेडिंग है इसमें प्रकाश की ऑप्टिक्स है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाती है। अर्थात हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की क्या घटना है। जो भी घटना घटित होती हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत की जाएंगी? प्रकाश के अंतर्गत की जाएंगी। प्रकाश के मुख्य भाग दो होते हैं। पहला है किरण प्रकाश की, जिसे हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाश की है, जिसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अब किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? जिसमें हम प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ें, जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ें उसे किरण प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की का वह भाग जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर, किसके रूप में मानकर? किरण के रूप में मानकर प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाश की कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण प्रकाश की कहलाती है। दूसरा है हमारा तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की क्या? प्रकाश की का वह भाग जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की कहलाता है। फिर आती है हमारी हेडिंग, इसमें आती है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक इस प्रकार की एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, जिसके माध्यम से हमें वस्तु को देखने का क्या होता है? अनुभव होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदन करती है, अर्थात वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचित होता है, अर्थात प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, दुर्वर्ण प्रकाश, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। प्रकाश के द्वारा कणीय तरंग प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंग कण के रूप में चलता है, और जबकि हमारा 10वां जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में क्या करता है? आगे चलता है। अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति में रखता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में। इसीलिए क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। किस तरह से होते हैं? लंबवत होते हैं, अर्थात प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। ध्वनि तरंग हमारी अनुदैर्घ्य है, तो प्रकाश कैसे करता है? लंबवत व्यवहार में, लंबवत रूप में चलता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का होता है। इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है और उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में दूसरी दिशा में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे पास एक तरंग है। इस तरंग का नाम हम कह रहे हैं आपतित तरंग है। ये इस माध्यम से इस पृष्ठ पे टकरा रही है और इस पृष्ठ से टकरा कर क्या जा रही है? परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। अब परावर्तित हो रही है तो आने वाली किरण का नाम बोला गया आपतित किरण, और जाने वाली किरण का नाम क्या बोला गया? परावर्तित किरण बोला गया। इसे बोला गया अविलंब। इसे क्या बोला गया? अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है
उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ चित्र में एन और एन डैश को अविलंब से प्रदर्शित किया गया है। एम अंतरा पृष्ठ है, अर्थात ये पृष्ठ है जो प्रकाश को बाहर नहीं जाने दे रहा है, जो दो माध्यमों का निर्माण कर रहा है। तो प्रकाश की किरण यूं आई, पृष्ठ से टकराई और उस दिशा में चली गई। तो अविलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण का, उसे आपतन कोण कहते हैं। जो अविलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनता है उस किरण कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम तो मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों ही कहाँ हुए? एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण किसके बराबर हो गया? परावर्तन कोण के बराबर हो गया। परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल, रंग, आवृत्ति आपतित किरण के समान होती है, ये बदलती नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सा हमारा? दर्पण। दूसरा क्या है हमारा? दर्पण। दर्पण क्या है? यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, कैसी पॉलिश कर दी जाए? चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। किसी समतल पृष्ठ के एक और पॉलिश कर दी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला जो पृष्ठ है वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। दर्पण कितने कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है समतल दर्पण और दूसरा कौन सा है? गोलीय दर्पण। पहला कौन सा? समतल, जिसे प्लेन कह रहे हैं। दूसरा कौन सा? गोलीय, जिसे स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं। तो हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं? दर्पण। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, मतलब एक और क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर इसका एक चित्र बनना है समतल दर्पण का, उसे हम देखते हैं क्या है वो। देखिए कि ये हमारा एक समतल दर्पण है, इस पर क्या की जा रही है? एक और पॉलिश की जा रही है, ठीक है, चमकीली पॉलिश की जा रही है। और ये जो हमारा अंतरा पृष्ठ बन रहा है जिससे हम क्या कर रहे हैं? अपना फेस दे सकते हैं, तो इसे परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। तो ये समतल दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? जिस पर हम क्या कर रहे हैं? एक और पॉलिश कर रहे हैं और उसके सामने से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ठीक है। अब समतल दर्पण है तो देखो ये समतल दर्पण है, इस पर एक और क्या की जा रही है? पॉलिश की जा रही है। ये पॉलिश कर दी इसने। इसके सामने कोई वस्तु रखी है। इसके सामने क्या रखी है? कोई वस्तु ए बी रखी है। इसके सामने क्या रखी है? एक वस्तु ए बी रखी है, जिसकी ऊंचाई क्या है? एच है, जिसका प्रतिबिंब आभासी रूप में इसके ए डैश बी डैश एच डैश आभासी बन रहा है। इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है? यू है। और इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है? वी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रेजेंट करते हैं और वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं? u से प्रेजेंट करते हैं। तो ए बी क्या है? वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। तो u जो है वस्तु की दूरी, v जो है प्रतिबिंब की दूरी, h वस्तु की ऊंचाई और h क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो कि हम चित्र के माध्यम से देख चुके हैं। ठीक है। फिर समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें वो क्या है वो देख रहे हैं। समतल दर्पण सदैव आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में बिंब दूरी कॉमा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, अर्थात u की दूरी किसके बराबर होती है? वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात h जो है
किसके बराबर है, एच डैश के बराबर है। तो जितना हमारा वस्तु बड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर हो जाता है। जैसे कि हमारा ये राइट हैंड है तो दर्पण में ये लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट वाला कैसे दिखाई देगा, हमें राइट हैंड पर दिखाई देगा। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप क्या बताएंगे, इसकी समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी वक्रता, त्रिज्या अनंत बताएंगे। कितने बताएंगे, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। किसी बिंब मतलब किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कम से कम वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 फुट है तो मिरर की हाइट 2.5 फुट होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का पूरा प्रतिबिंब किस में बन जाएगा, मिरर में बन जाएगा। तो मिरर की हाइट 2.5 फुट और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फुट होनी चाहिए। फिर इसके बाद है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या है हम पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से चलने वाली, कैसे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां हमें वस्तु की अनुभूति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मतलब परावर्तित किरण जो है अपवर्तन के पश्चात वास्तव रूप से एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये सदैव कैसा होता है, उल्टा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, सदैव उल्टा प्राप्त होगा। दूसरा क्या है हमारा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई आभासी रूप में प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये सदैव कैसे होते हैं, सीधे प्राप्त होते हैं। देखो वास्तविक तो उल्टा हो रहा है, जबकि काल्पनिक या आभासी कैसा होता है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरा हमारी हेडिंग है बिंब दूरी, मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किससे प्रेजेंट करते हैं, यू से। अरे वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं, यू से। वस्तु की लेंस या दर्पण से दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। अर्थात लेंस से या दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। फिर आता है प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से जितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, या उसे किससे प्रेजेंट करेंगे, यू से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, वी से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को वी से, और वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करेंगे, यू से। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है, गोलीय दर्पण आता है। यदि किसी समांगी पारदर्शी खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, क्या कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो हमारे दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अवतल दर्पण। अरे क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, अरे बोलो क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे।
ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था को अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या है, उभरा हुआ भाग है, इस पर बाहर की ओर क्या की जा रही है, पॉलिश की जा रही है कि नहीं की जा रही है। जो उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जा रही है तो इसको चमकीली पॉलिश की जा रही है, तो इस परावर्तक पृष्ठ से बनने वाली इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर आता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके डसे हुए भाग पर चमकी पॉलिश कर दी जाए। कैसी कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो ये कौन सा भाग है, डसा हुआ भाग है, इस पर क्या की जा रही है, अंदर की ओर पॉलिश की जा रही है, तो इसे चमकीली पॉलिश की जा रही है और बाहर की ओर क्या बनना है, परावर्तक पृष्ठ बनना है। तो ऐसे पृष्ठ को या ऐसी व्यवस्था को कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर हमारी क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या है, परिभाषा है। पहला है ध्रुव। अब ध्रुव क्या है, जैसे कि हमारा अभी उत्तल दर्पण था या अवतल दर्पण था, ये तो इसके द्वारक कहलाए, इसका मध्य बिंदु जो है वो पी ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं। फिर आते हैं वक्रता केंद्र, जिसे सी से प्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। जिसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम, सी से कर रहे हैं। फिर वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, जैसे वक्रता केंद्र से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात पी से लेके सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, जिस पर वस्तु को रखा जाता है, जिस पर क्या रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात ध्रुव हमारा बिंदु ये है, ये जो इससे जो गुजर रही है जो रेखा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी पर क्या रखी जाती है, वस्तु को रखा जाता है। ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष रेखा है, इसी पर हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। ये हमारा क्या है, पी, तो ये पी क्या, ध्रुव आया। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इसे किससे करते हैं, सी से। और पी से लेके सी के बीच की दूरी क्या कहलाती जाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, फोकस बिंदु। क्या होता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को हम प्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे प्रेजेंट करते हैं, एफ से करते हैं। तो एफ क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। वस्तु से किरण गई दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी क्या आती है, फोकस दूरी। जैसे हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये इसके द्वारक हैं एम और एम डबल डैश। ये क्या हमारा ध्रुव बिंदु P है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से टकराई और टकराकर सदैव कहां से होकर जा रही है, फोकस बिंदु से होकर जा रही है। इस फोकस बिंदु से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को तो फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसकी ओर अंदर की ओर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये क्या है, इसके द्वारक है एम एम डैश। ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण हो गई और फोकस से होते हुए आती हुई प्रतीत हो रही है,
इसे तो फोकस बिंदु कह रहे हैं। और P और F के बीच की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं? F से, जैसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। फिर है हमारे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, कि प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं उस चीज का हमें देखना है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरते या फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। देखो कैसे, ये प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई परावर्तन के पश्चात और फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये पहला नियम है, हमेशा यही है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होते हुए क्या करेगी? जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। फिर ऐसे अब उत्तल दर्पण में देखें, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से टकराएगी तो क्या होगी? फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होते हुए जा रही है तो दर्पण से टकराकर सदैव मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो यही कह रहा है, फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जैसे कि ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हुई है, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के कैसे हो गई? समांतर हो गई। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है तो दर्पण से टकराकर पुनः उसी रास्ते से क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। कोई यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हुई तो दर्पण से टकराकर उसी दिशा में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। चौथा हमारा ये नियम है। चौथा नियम क्या कह रहा है? कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए अविलंब मुख्य अक्ष के क्या मुख्य अक्ष पर ही होती है। देखो कैसे, ये ध्रुव की ओर आ रही है कोई प्रकाश की किरण, ये ध्रुव की ओर आई प्रकाश की किरण, ध्रुव से टकराई तो दूसरी दिशा में क्या हो गई? ये परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर परावर्तन का पहला नियम लगा, पहला और दूसरा नियम लग रहा है। आपतन कोण ये थीटा आई और ये परावर्तन कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ऐसे हम अविलंब मान सकते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन का पहला और दूसरा नियम लग रहा है और परावर्तन का भी नियम लागू हो रहा है। ऐसे ये प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर आई, ध्रुव से टकराई और परावर्तित हो गई, तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो परावर्तन का नियम लग रहा है इस चौथे नियम में। फिर नेक्स्ट है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। किसका? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, अर्थात गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है वो हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। पहले ये है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो हमें पढ़ना है। देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है? अवतल दर्पण है, इसके बाह्य पृष्ठ की ओर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है, ये इसका ध्रुव है। तो देखते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है और उससे प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराकर उसकी किरण कहाँ से गई? फोकस बिंदु से होते हुए गई। दूसरी ये किरण है कि ये किरण अनंत से आ रही है और दर्पण से टकराई तो फोकस बिंदु से होते हुए गई कि नहीं गई? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो अनंत पर रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर ही बनेगा। कैसे बनेगा? बिंदु मात्र बनेगा। कैसे बनेगा? बिंदु मात्र, मतलब बहुत 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 छोटा बनेगा। तो इसमें देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है। उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? फोकस बिंदु पर बन रही है। कैसी बन रही है? फोकस बिंदु पर बन रही है। कहाँ बन रही है? फोकस बिंदु पर बन रही है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदुवत है। कैसा है? बिंदुवत, मतलब बहुत 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 छोटी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है और उल्टी होगी। कैसी होगी?
वास्तविक और उल्टी होगी। तो हमें ये चारों पॉइंट याद करने पड़ेंगे। वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। दूसरी स्थिति क्या आ रही है, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु रखी है आपकी कहां रखी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। कहां रखी है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो क्या होगा, देखो ये हमारा दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, और वस्तु कहां रखी है, अनंत और सी के बीच में रखी है। कहां रखी है, सी और अनंत के बीच में रखी है वस्तु। तो ये वस्तु हमारी ए बी है। प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराकर कहां से होकर गई, फोकस बिंदु से होकर गई। पुनः प्रकाश की किरण को आपतित कराया तो फोकस से होते गई, और फोकस से होते हुए गई तो कैसे हो गई, समांतर अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जहां पर परावर्तित दोनों किरणें मिलती हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बना। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बी डैश ए डैश बन रहा है कि नहीं बन रहा। अरे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, बी डैश ए डैश बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ, सी और अनंत के बीच में रखी है। कहाँ रखी है, सी और अनंत के बीच में रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, सी वो एफ की मध्य बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो सी और एफ के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो सी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब है कि नहीं है, अरे बन रहा है ना, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। वस्तु आपकी कितनी बड़ी है, इतनी, प्रतिबिंब कितना है, इतना छोटा। बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, वास्तविक व उल्टी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी है। तीसरा हमारा कौन सा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां पर रखी हो, सी पर रखी हो, तो इसकी स्थिति कैसी बनेगी। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी स्थिति के लिए कि हमारी ये वस्तु है, ए भी हमारी क्या है, एक वस्तु है। उस AB का प्रतिबिंब जस्ट उसके जस्ट नीचे बन रहा है। कैसे बन रहा है कि यहां से कोई प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई, फोकस बिंदु से होते हुए परावर्तित हो गई। पुनः प्रकाश की किरण को गुजारा तो फोकस बिंदु से होकर गई, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष की समांतर किरण हो गई। जहां दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं तो उसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना कि नहीं बना, किसका बना, AB का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। तो बी डैश ए किसका है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसी के नीचे बन रहा है, वस्तु के बराबर ही बन रहा है। वस्तु की कैसा है, बराबर है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी की उतनी बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारा क्या, वस्तु की स्थिति सी पर है, वस्तु कहाँ रखा है, सी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी है। कैसी है, वास्तविक व उल्टी है। फिर नेक्स्ट हमारा इसी का चौथा पॉइंट है, वो क्या है, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हो, तब उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वो हमें देखनी है। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब C और F के बीच में AB वस्तु रखी है, किसके बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी है वस्तु। यहां से कोई प्रकाश की किरण डाली और प्रकाश की किरण डाली तो कहां टकराई, दर्पण से, दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। फिर क्या किया, कोई प्रकाश की किरण दोबारा से पुनः प्रकाश की किरण को डाला, फोकस बिंदु की आती हुई आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब जहां दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं तो AB का प्रतिबिंब B डबल डैश A डबल डैश क्या हुआ, आपको मिला, क्या मिला, B डैश A डैश AB का प्रतिबिंब बना। अब जो AB का प्रतिबिंब बना तो AB से तो बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं वस्तु की स्थिति कहां रखी थी, सी वो एफ के मध्य, मतलब वस्तु कहां रखी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के केंद्र के बीच में रखी। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, सी पर, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बन रही है, सी पर, ठीक है। सी से परे, मतलब सी से परे, अनंत
और सी के बीच में बन रही है, मतलब सी और अनंत के बीच में बन रही है। किसके बीच में बन रही है? सी और अनंत के बीच में बन रही है। प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी? वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक व उल्टी बनेगी। दोबारा देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ रखी है? वस्तु कहाँ रखा है? सी व एफ के मध्य में रखा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बड़ा है। कैसा है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी है। कैसी है? वास्तविक व उल्टी है। फिर है हमारा ई पॉइंट। कौन सा आएगा? पांचवा पॉइंट आ रहा है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? जब वस्तु एफ पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस बिंदु पर रखी है। कहाँ रखी है? फोकस बिंदु पर रखी है। तो देखिए फोकस बिंदु पर रखी है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण हो गया आपका अवतल, ये उसका ध्रुव P हो गया। एफ पर कोई वस्तु रखी है। कैसे रखी है? एफ पर रखी है। तो जब प्रकाश को वस्तु के शीर्ष से आपतित कराया जाता है तो फोकस से होते हुए गया, फोकस से होते हुए गया, पुनः प्रकाश की किरण को ध्रुव की ओर आपतित कराया, तो ध्रुव से परावर्तित होकर ये प्रकाश की किरण अनंत पर जाके मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है बहुत 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 बड़ा बनेगा। किसका? एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर जाकर बनेगा। देखो प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति कैसी है? एफ पर बनेगा। अरे कैसी है? एफ पर। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा? बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? गोलीय दर्पणों की वक्रता, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध पढ़ना चाहते हैं। ये जो 2 नंबर का आता है और कभी कभार इससे 1 नंबर का क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। हमेशा कुछ न कुछ इस टॉपिक से आता ही होता है हर साल। ये फिक्स है आरबीएससी का। माना एक गोलीय दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिंदु एम से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। बिंदु एम मुख्य अक्ष पर डाला गया अब लंब लघु बिंदु P पर मिलता है। देखते हैं कि देखो ये प्रकाश की किरण है, आ रही है, दर्पण से टकरा रही है। दर्पण है हमारा, दर्पण से टकराई एम बिंदु से, एम बिंदु से टकरा कर क्या हो गई? फोकस बिंदु से वो परावर्तित हो गई। फिर क्या हुआ? ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और उसी से क्या हो जाती? वापस चली जाती। तो ये अविलंब की तरह कार्य कर रही है। तो यहां से देखो ये अविलंब की तरह कार्य करी है, तो ये आपतित किरण और अविलंब, तो इसे कौन सा कोण बोला? आपतन कोण आई बोला। ये अविलंब और ये परावर्तित किरण, तो इसे कोण को कौन सा बोला? परावर्तन कोण बोला। तो ये दोनों कैसे होते हैं? परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर होते हैं। अब देखिए यहां से क्या? ये जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, इस थीटा के बराबर होगा। किस नियम के अनुसार? एकांतर कोण के बराबर। ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण के बराबर है, इसलिए इसके बराबर हो गया। अब देखो ये इसके कोण के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया, तो अब देखो ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 2f जो कोण है कहां से आया? इस कोण थीटा और इस थीटा के योग के बराबर निकल के आया। क्यों आया? कि ये बहिष कोण है किस त्रिभुज के लिए? इस त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए? इस त्रिभुज के लिए ये 2 थीटा दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। ये आपका कौन सा? अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। अब इसी तरह इस उत्तल दर्पण में समझते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसके अंतः बिंदु पर क्या किया गया? पॉलिश की गई है। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये ध्रुव बिंदु P है। अब क्या? कोई प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराकर वापस चले गए। अब क्या हुआ? इसे पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे को बढ़ाया तो फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये इसका अविलंब है,
ठीक है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण हो गया। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण हो गया। तो ये दोनों आपस में कोण बराबर हुए कि नहीं हुए? अच्छा, ये दोनों आपस में कोण बराबर हुए, तो अब इस कोण का मान निकालना है। देखो यहां से ये कोण थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, इन दोनों का अंतः कोण किसके बराबर होगा? इस बहिष कोण के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है हमारा। इसमें देखते हैं कि हमें इस चित्र के माध्यम से लाना है कि माना एक गोलीय दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर है। तो एक गोलीय दर्पण है और मुख्य अक्ष की क्या आ रही है? एक प्रकाश की किरण आ रही है। तो इस चित्र से हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो अब हमारे पास एक त्रिभुज CMP है। C ये रहा, M ये रहा और P ये रहा। CMP क्या है ये? CMP, ठीक है, CMP है, जिसमें हम tan थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? tan थीटा। अब tan थीटा लाल बट्टे कक्का के आधार से, लाल बट्टा कक्का के आधार से क्या होगा आपका? लंब बटे आधार होगा कि नहीं होगा? तो लंब कौन सा है? MP है। लंब कौन सा है? MP। आधार कौन सा होगा आपका? CP होगा कि नहीं होगा? आधार कौन सा मान लिया हमने? CP मान लिया। तो लंब तो MP है, आधार कौन सा है? CP है। तो tan थीटा बराबर MP अपॉन CP। ठीक है। यदि थीटा अति अल्प हो, बहुत छोटा है, तो tan थीटा को हम किसके बराबर मान सकते हैं? थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो tan थीटा बराबर थीटा, तो इसकी जगह क्या रखेंगे? थीटा रख दिया। थीटा बराबर MP अपॉन CP। समीकरण नंबर कितना मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। अब दूसरा चित्र ले रहे हैं। इस दूसरे चित्र में दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? कौन सा हमारा त्रिभुज? हमारा कौन सा है? त्रिभुज हमारा कौन सा ले रहे हैं हम? MFP। देखो M हमारा ये रहा, F ये रहा, P ये रहा, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, छोटा वाला। कौन सा त्रिभुज? ये छोटा हमें दिखाई दे रहा है ना, इस त्रिभुज को ले रहे हैं। अब इसमें थीटा कोण बन रहा है कौन सा? 2 थीटा ही तो कोण बन रहा है। इस 2 थीटा कोण को ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या आएगा? लंब बटे आधार आएगा। लंब हमारा कौन सा है? MP है। आधार कौन सा है? FP। आधार कौन सा? FP। तो MP बटा FP आ गया। अब यदि 2 थीटा बहुत और छोटा है, तो हम tan 2 थीटा को क्या मान सकते हैं? 2 थीटा के बराबर मान सकते हैं। इसके बराबर मान रहे हैं, तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से देख रहे हैं गौर से, तो हमने थीटा को छोटा मान लिया, तो हमारा 2 थीटा बराबर MP अपॉन P FP आ रहा है। अब देखो समीकरण एक से थीटा का मान MP अपॉन CP है, तो थीटा का मान कहाँ रख रहे हैं? यहाँ रख रहे हैं। इस थीटा का मान कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। समीकरण किसमें? 2 में। समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू रखनी है। तो 2 ये है, थीटा का मान क्या है? MP अपॉन CP। MP अपॉन CP, ये CP लिखा है। क्या है? CP बराबर MP अपॉन FP। MP से MP कट गया, MP से क्या कट गया? MP कट गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है? FP का मान निकालना है। तो FP का मान निकालना, F को तो यहाँ पहुंचा दो और 2 को यहाँ पहुंचा दे रहे हैं, और CP को कहाँ पहुंचा दें? ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो FP बराबर 1/2 CP निकल के आया। तो FP बराबर कितना आया? 1/2 CP निकल के आया। यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी से FP बराबर क्या मान रहे हैं? माइनस का F मान रहे हैं। FP बराबर क्या? माइनस का F मान रहे हैं। CP बराबर माइनस का R मान रहे हैं। तो यहां से FP के स्थान पे क्या रखेंगे हम? FP के स्थान पे क्या रख रहे हैं? माइनस का F रख रहे हैं। फिर बराबर, तो यहां से बराबर 1/2 है कि नहीं है? फिर देखो 1/2, CP का मान कितना रख रहे हैं? माइनस के R रख रहे हैं। CP का मान कितना? माइनस के R, और माइनस के R रख रहे हैं, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहां से F बराबर R बट्टा कितना आ गया? 2 निकल के
आया। अरे एफ बराबर कितना आया, r/2 आया। तो कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, या क्या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। इससे कई बार 1 नंबर का क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 4 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना है हमें। दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 1/f, बिंब की दूरी 1/v व प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। अर्थात 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ f फोकस दूरी है, v यहाँ u यहाँ वस्तु की दूरी है, और v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है। हमें ये फॉर्मूला क्या करके लाना है, सिद्ध करना है, अर्थात ये फॉर्मूला लिखे आना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम इस डेरिवेशन को लाएंगे। तो चित्र में समझते हैं क्या है कि हमारी ए भी एक वस्तु है। क्या है, ए भी एक वस्तु रखी है। कहाँ रखी है, अवतल दर्पण के सामने रखी है। कहाँ रखी है, अवतल दर्पण के सामने रखी है। और कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष पर रखी है। कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष पर ए भी वस्तु रखी है। जब वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरण को आपतित कराया, जब वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरण को आपतित कराया, तो दर्पण के एम बिंदु से टकराकर फोकस बिंदु से होकर प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अरे फोकस बिंदु से होते हुए क्या हो गई, परावर्तित हो गई। पुनः प्रकाश की किरण को आपतित कराया किधर की ओर, ध्रुव की ओर, और ध्रुव की ओर आपतित कराने के बाद परावर्तित हुई प्रकाश की किरण। जहां दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, b' a' बनता है। AB का प्रतिबिंब कौन सा बना, b' AB a' बना। क्या बना, AB का प्रतिबिंब b' a' बना। कहां पर बना, C और F के बीच बना। किसके बीच बना, C और F के बीच बना। तो अब देखते हैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हमें निकालना है। तो देखें क्या है इसमें कि हमारे एक त्रिभुज है, हम त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABP, ये रहा ABP, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABP, ये त्रिभुज लिया बड़ा वाला। दूसरा कौन सा त्रिभुज लिया, A', B', ये एक छोटा त्रिभुज ले रहे हैं। ये 2 त्रिभुज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो अब इसमें क्या देखना है कि ये 90 डिग्री पर वस्तु रखी है, बिल्कुल सीधी रखी है, तो उसका प्रतिबिंब भी तो बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर बनेगा। तो ये 90 डिग्री का समकोण हो गया। फिर देखिए ये किरण आपतित किरण आ रही थी ना, आपतित किरण आ रही थी तो ये आपतन कोण हुआ। ये किरण जा रही तो परावर्तित कोण हुआ। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण कैसे हुआ, परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर हुए कि नहीं हुए। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा आपस में बराबर हैं। तो देखिए ABP ये 90 डिग्री हमने सिद्ध किया, B' ये भी 90 डिग्री के बराबर कर दिया। तो देखो ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है परावर्तन के नियम के अनुसार, जिसमें हमारे 2 कोण समान हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज में क्या आया, A', बटा AB, ये प्रतिबिंब बटा क्या लिया, वस्तु, प्रतिबिंब बटा वस्तु बराबर क्या लिया, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B' है कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी ले ली B', और ये क्या है BP, वस्तु की दूरी। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है प्रतिबिंब की दूरी। इस अनुपात को समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, उन दूसरे त्रिभुजों में भी हमें यही सिद्ध करना है कि वो समरूप है कि नहीं है। तो हमारे पास त्रिभुज है
त्रिभुज ले रहे हैं हम ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज है। दूसरा एफ एम पी, एफ एम और ये यहां से लंब डालें तो ये पी हो जाएगा, एफ एम पी क्या होगा, एफ एम पी क्या होगा, एफ एम पी। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब 90 डिग्री पर बनना था, तो यहां पर भी ये जो लंब डाला है 90 डिग्री पर बनेगा। फिर देखिए ये जो कोण है आपस में सम्मुख कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ये 90 डिग्री हो गए तो दोनों आपस में बराबर हो गए। देखो बी 90 डिग्री का, पी 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा बी डैश एफ, ए डैश एम एफ पी, ये कैसे कोण हुए, सम्मुख कोण, अर्थात ये कोण आपस में कैसे हो गए, सम्मुख कोण हो गए। तो जिन त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम उन त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो देखो अब इसमें देख रहे हैं हम समरूप त्रिभुज कह रहे हैं, तो समरूप त्रिभुज के लिए हमने उसे बराबर मान लिए कौन है, तो देखो ए डैश बी डैश एफ, एफ पी एफ एम पी समरूप त्रिभुज होंगे, कब होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों कोणों के मान आपस में बराबर रख दिए। तो देखो अब इनका क्या, इनकी भुजाओं का अनुपातिक देखते हैं कि इनका भुजाओं का अनुपातिक मतलब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर, एम पी, और एम पी किसके बराबर है, ए बी के। देखो एम पी जस्ट किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हम एम पी को क्या मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। फिर क्या हमारा बी डैश एफ, देखो बी डैश एफ ये वाली दूरी, बी डैश एफ दूरी ले ली, फिर कौन सी ली हमने, पी एफ ये वाली दूरी ली, ये दूरी इस दूरी के अनुपात के बराबर मानी। तो देखो यहां से बी डैश एफ अपॉन एफ पी समीकरण नंबर कितना मान लिया, 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखें कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है आपस में कैसी आ रही है, बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये रही, अरे ये है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो उसकी राइट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर होगी कि नहीं। तो हम इसको इसके बराबर मान लेंगे। तो देखो बी डैश पी, बी डैश पी अपॉन में बीपी, बीपी आया, बी डैश एफ अपॉन में क्या है, एफ पी ले लिया, लिया कि नहीं लिया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर मान लिया। अब मानने के बाद हमने क्या किया, मानने के बाद क्या किया, बी डैश पी सेम टू सेम, बीपी सेम टू सेम, बी डैश एफ है, इस बी डैश एफ को हमें निकालना है। देखो पी एफ तो समान है, सेम टू सेम, एफ पी माना है हमने, बस हमें सोल्व क्या करना है, बी डैश एफ निकालना है। बी डैश एफ चित्र में देखते हैं, बी डैश एफ कौन सी दूरी है, बी डैश एफ, किस दूरी में से किस दूरी को घटाएं कि हमारे पास बी डैश दूरी, बी डैश एफ दूरी निकल के आ जाए, क्या निकल के आए, बी डैश एफ दूरी आए। तो मैं इस दूरी बी डैश पी में से, बी डैश पी में से कौन सी दूरी घटा दूं कि मेरे पास कौन सी दूरी आई, ये निकल के आए। तो इस दूरी में से मैं ये दूरी घटा दूं तो मेरे पास कौन सी दूरी आएगी, ये निकल के आएगी। तो देखो बी डैश पी में से मैं पी एफ को घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगी, बी डैश एफ निकल के आएगी। तो देखो बी डैश पी में से एफ पी को घटा दिया तो वही दूरी निकल के आएगी, बी डैश अपॉन में क्या है, एफ पी है। अब हम क्या करना है, चिन्ह प्रपाटी के नियम से अनुसार इनका यूज कर रहे हैं, और चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार यूज कर रहे हैं। तो अब हमने पढ़ा है कि वस्तु की दूरी u से होती है, प्रतिबिंब की दूरी v से होती है, वक्र त्रिज्या r से होती है, और फोकस दूरी किससे होती है, f से होती है। अब हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए चारों के चारों दूरियां, सारी की सारी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार इनका यूज कर रहे हैं। तो बी डैश पी हमारा क्या माना, प्रतिबिंब की दूरी, बीपी क्या माना, वस्तु की दूरी, बी डैश पी को हम क्या मान रहे हैं, बी डैश पी को v मान रहे हैं, एफ पी को क्या मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं, एफ पी को क्या मान रहे हैं, माइनस का एफ मान रहे हैं। तो अब इन दूरियों को इसमें रख रहे हैं। अब इसमें रखेंगे तो देखते हैं। अब देखो यहां से हमने क्या रखा, हमने बी डैश पी को क्या माना, माइनस का v माना, बीपी को क्या माना, माइनस का u माना, बराबर का बी डैश पी को माइनस का v माना,
एफ पी को क्या माना, माइनस का एफ माना, एफ पी को क्या माना, माइनस का एफ माना। अब मानने के बाद देखो क्या कर रहे हैं इसमें, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, क्या हो गए, प्लस हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, v अपॉन यू, v अपॉन यू आया। फिर यहाँ क्या आएगा, v माइनस के प्लस एफ के बटा क्या आया, f आया। फिर क्या कर दिया, यहां से दोनों में अलग अलग f से भाग दिया, क्या दिया, दोनों में अलग अलग f से भाग दिया। तो देखो यहां हम कर रहे हैं v अपॉन एफ प्लस f बटा f कर रहे हैं। तो f से f करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, देखो f से f करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ माइनस का f था, ये माइनस का f था, इस माइनस से यहां पर क्या आ जाएगा हमारा चिन्ह, माइनस का एक आया। तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आया, माइनस का एक आया। अब देखो यहाँ हमारा माइनस का भी था और नीचे माइनस का भी था, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस के, तो v अपॉन एफ प्लस के हो गए। लेकिन इस माइनस की वजह से, ये माइनस माइनस तो प्लस थे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये जो प्लस था वो कैसा हो गया, हमारा माइनस का हो गया, ठीक है साहब। अब देखो ये जो प्लस माइनस जो वन है इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, v अपॉन एफ बचा, क्या बचा, v अपॉन एफ बचा। इस समीकरण में जो मैं सर्किल कर रहा हूं, इस समीकरण में हमें किससे भाग देना है, v से भाग दे रहे हैं। तो v से भाग देंगे, तो v से भाग देंगे, यहाँ पर v से भाग दिया, यहाँ पर v से भाग दिया, यहाँ पर v से भाग दिया, तो v से v कट गया, यहाँ v से v कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन एफ बचा प्लस 1 अपॉन v बचा बराबर 1 अपॉन एफ बचा। यहां से यही क्या हमारा आ गया, दर्पण सूत्र निकल के आया, क्या निकल के आया यहाँ पर हमारा दर्पण सूत्र। तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी निकल के आया। क्या दर्पण सूत्र आया, 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही हमारा क्या है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो यहां से हम दर्पण सूत्र निकाल सकते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल होते हैं, जो 2025 में इससे संबंधित न्यूमेरिकल 2 नंबर का भी आया था। ठीक है साहब, अब निकालनी है हमें आवर्धन क्षमता। क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं, कि ऊंचाई मान लो या लंबाई मान लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहाँ पर एच डैश से माना, वस्तु की दूरी को या ऊंचाई को किससे माना, एच से माना। ठीक है, तो अब हमारे पास समीकरण क्या था, एक समीकरण पीछे पढ़ चुके हैं, क्या माना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश पी अपॉन बी पी। समीकरण हमारा कितना माना जा रहा है, 6 माना जा रहा है। इन्हें चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार इनका मान रखना है। तो ए डैश बी डैश को तो माइनस का एच मान रहे हैं, बी डैश पी को माइनस का वी मान रहे हैं, ए बी को एच मान रहे हैं, और बी पी को क्या मान रहे हैं, माइनस का यू मान रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनका मान समीकरण 6 में रखना है। समीकरण 7 का मान किस में रखना है, समीकरण 6 में रखना है। तो समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या आएगा, ए डैश बी डैश को माइनस का एच माना, ए बी को क्या माना, एच माना, बी डैश पी को क्या माना, माइनस का वी माना, बी पी को क्या माना, माइनस का यू माना। अब इनको मान रहे हैं, तो मानने के बाद क्या आएगा देखते हैं। देखो इस माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एच डैश अपॉन एच है, एच डैश अपॉन एच है, लेकिन इसके लिए आवर्ती क्षमता जो अवतल के लिए बात होती है तो वो कैसी होती है, माइनस की होती है। कैसी होती है, माइनस की होती है। कैसी आवर्तन क्षमता होती है, माइनस की होती है। तो देखते हैं इसमें, यदि m धनात्मक है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यदि m का मान हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। यदि m का मान 1 के बराबर है तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर बनेगी, और दूरी भी आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वस्तु की साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होगी और वस्तु की दूरी कम होगी। यदि m का मान 1 से बड़ा है, m का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो
h डैश मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा और वस्तु की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी कम और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है साहब, ये जो भी टॉपिक चल रहा था हमारा सारा का सारा परावर्तन से संबंधित था। सारा का सारा टॉपिक किससे संबंधित था, परावर्तन से संबंधित था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन आता है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना, भटक जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो देखो क्या है प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मूल पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण आ रही थी किसमें, एक माध्यम से, जब प्रकाश की दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने पथ से क्या हो गई, विचलित। जानी यो सीधे चाहिए थी लेकिन वो अविलंब की ओर झुक गई। ये क्या है हमारा, अविलंब है। ये क्या है, अविलंब है। तो अविलंब की ओर मुड़ जाना या अविलंब से दूर हट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन मतलब अविलंब की ओर दूर, पास की ओर आना या अविलंब से दूर जाना किस किस स्थिति में होता है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे दो माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और अपने पथ से विचलित हो रही है, तो इस घटना को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम है हमारे, वो क्या है हम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों यहाँ है कि नहीं है, अरे यहाँ है कि नहीं है, तीनों है कि नहीं यहाँ पे, और तीनों हैं तो यहाँ पर क्या हुई, तीनों मिल रहे हैं। तो पहला नियम हुआ अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम क्या हुआ, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण आई है, अपवर्तित कोण कौन सा है, आर है। तो अपवर्तित कोण और आपतन कोण का जो अनुपातिक जो मान है उस मान को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखते हैं स्नेल के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई व अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर का अनुपात नियत रहता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। n2 प्रकाश के पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो यहाँ पर क्या है n2 अपॉन में n1, यहाँ क्या है c1 अपॉन c2 बराबर क्या है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। c मतलब पहले माध्यम प्रकाश का वेग, c2 क्या है दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग, यहाँ क्या है पहले माध्यम की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यहाँ लैम्डा क्या है लैम्डा 2 दूसरे माध्यम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब देखो इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, जहां n21 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इस अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि कोण बटा कोण, कोण से कोण कट गया और वैसे कोण का भी मात्रक कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, या मान लो माध्यम से माध्यम कट गया और माध्यम से माध्यम कट जाएगा तो अपवर्तनांक का यहाँ पर कुछ भी कोण मतलब मात्रक नहीं आएगा। n1 व n2 क्रमशः माध्यम 1 व 2 के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक है। c1 व c2 क्रमशः माध्यम 1 व 2 में प्रकाश का वेग है। ऐसी लैम्डा 1 व लैम्डा 2 क्रमशः माध्यम 1 व 2 में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपतित प्रकाश किरण की चाल, रंग, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अर्थात इसमें आवृत्ति बदलती नहीं है। क्या नहीं होती, आवृत्ति नहीं बदलती। क्या बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, रंग बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। किस घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक साहब, नेक्स्ट कौन सा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या बताया था,
कि जब एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से करते हैं तो तुलना करने की घटना को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन या अपवर्तांक कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में की जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम प्रकाश का मुड़ने का गुण अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे n से प्रश्न करते हैं, अपवर्तनांक का मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर करता है, निर्भर करता है। जैसे निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु के लिए 1.0003 लगभग 1 के बराबर होता है। जल के लिए कितना होता है, 1.33 होता है। ग्लिसरीन के लिए 1.47 होता है। कांच के लिए 1.5 होता है। फ्लिंट कांच के लिए 1.59 होता है। हीरा के लिए 2.4 होता है। जिसमें से हमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट करना है, एक तो वायु के लिए याद करना है, जल के लिए करना है और कांच के लिए करना है। इन तीनों से हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर विस्थापित हो जाती है। देखो, जब प्रकाश की विरल माध्यम से मतलब हवा से सघन माध्यम में जा रही, मान लो कांच में जा रही है तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। या हवा से पानी में जा रही है तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तित कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो यहाँ पर अपवर्तित कोण का मान ज्यादा होता है किसकी तुलना में, आपतन कोण की तुलना में। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। दूसरा है अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे कोई एक टब है, उसमें एक जल भरा हुआ है और एक पेंसिल है, तो पेंसिल आपको तिरछी दिखाई दे रही है। तो तिरछी जो दिखाई दे रही है वो अपवर्तन के माध्यम से दिखाई दे रही है। क्यों, जब प्रकाश की किरण जल में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। माध्यम बदल जाता है तो माध्यम बदलने की वजह से जो आपको पेंसिल है वो तिरछी दिखाई देगी। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से चलने वाली प्रकाश किरण जब जल से बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर हट जाती है तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूसरा कौन सा है, पानी के पेंदे पर रखे सिक्के का क्या देखना, ऊपर उठाई देना। जैसे कि मान लो कि एक बाल्टी भरी हुई है जल से, उसमें कोई एक सिक्का डला हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो सिक्का है या उसका पेंदा है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सारा का सारा किसकी घटना की वजह से दिखाई देता है, अपवर्तन की घटना की वजह से दिखाई देता है। जैसे कि मान लो ये बाल्टी है या कोई पात्र है, इसमें वास्तविक सिक्का यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ओ पर दिखाई देगा, कहां पर, ओ डैश पर। ठीक है, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन के कारण सिक्के ओ से चलने वाली प्रकाश किरण जल में वायु में जाती है तो अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण सिक्का आवासीय स्थिति ओ डैश पर क्या दिखाई देता है। फिर दूसरा हमारे कौन से, तीसरी हेडिंग हमारी क्या है, सूर्य का सूर्य उदय से पहले व सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। मतलब ये जो समय जो होता है 2 मिनट का होता है। सूर्य 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है निकलने से पहले, और छुपने के बावजूद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। वो किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। ये मान लो पूरा वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य छिपने वाला है, लेकिन अपवर्तन की वजह से इसकी आवासीय स्थिति कहां दिखाई देगी, यहाँ। तो ये जो किरण यो जा रही थी वो कैसे हो गई आपकी, अविलंब से दूर हट गई, जिसकी वजह से आपको जो है आपका सूरज है कुछ 2 मिनट तक दिखाई देगा। सूर्य उदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल से अपवर्तित होकर हमारे तक पहुंचती है, जिससे सूर्य क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण सूर्य सुबह 2 मिनट पहले और शाम को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जिससे दिन की कुल लंबाई में 4 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाले प्रकाश वायुमंडल में होता है, हमारे तक पहुंचता है, पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ वायुमंडल में भी घूमता है।
वायु का घनत्व लगातार बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन भी कम ज्यादा होता है, जिससे तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयताकार कांच की स्लेट से प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा क्या है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी है, मतलब एक्टिविटीज है, जो कि 5 नंबर की होती है। होती क्या है, एक ये कांच की स्लैब होती है और उससे स्लैब को एक ब्लैंक पेज पर रख लेते हैं। इसके चारों ओर क्या कर लेते हैं, एक अंडरलाइन पेंसिल से कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 1/4 पर एक लंब खींचते हैं। क्या करते हैं, 1/4 पर लंब खींचते हैं। चांदी की सहायता से ये जो आपतन कोण है वो हम बना लेते हैं। मान लो 30 डिग्री का है, 35 डिग्री का, जो भी अपने आवश्यकता अनुसार बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस पर यहाँ पर 2 आलपिन गाड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 आलपिन यहाँ गाड़ते हैं। फिर गाड़ने के बाद इस पर क्या रख देते हैं, स्लेट को रख देते हैं। स्लेट को रखने के बाद इस सिरे से देखते हैं तो ये 2 आलपिन जो गड़ी थी इधर किसी स्थिति में यहाँ दिखाई देंगी। उसी सीध में हम 2 आलपिन और गाड़ देते हैं। जब 2 आलपिन गाड़ देते हैं तब हम क्या करते हैं, स्लेट को हटा लेते हैं, तो हमें पॉइंट मिल जाते हैं। स्केल की सहायता से ये रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब रेखा खींचने के बाद यहाँ मिलती है तो यहाँ विलंब बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये हमारा कौन सा कोण हो गया, अपवर्तित आपतन कोण हो गया अंदर वाला। ये जो कोण हुआ निर्गत कोण हुआ, कौन सा कोण हुआ, निर्गत कोण। तो ये निर्गत कोण जो है आपतन कोण के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये हमारी स्थिति सही है अपवर्तित में। अच्छा, इस किरण को पीछे क्यों बढ़ाया, तो ये हमारी कौन सी थी, आपतित किरण, और ये वाली किरण कौन सी थी, निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जो कि 2024 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था यहाँ से कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन उसे कहते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं या कहते हैं। माना एक आयताकार कांच की स्लैब PQR है, जब इससे पृष्ठ PQ पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर ये अपवर्तित प्रकाश की किरण स्लैब से बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अविलंब से क्या हो रही है, ये दूर हट रही है। आपतित किरण व निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। अब देखो ये आपतित किरण और निर्गत किरण ये एक दूसरे के कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तथा इनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये मैंने बताई थी कि आपतित किरण और निर्गत किरण की लंबवत बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी कहते हैं। पृष्ठ PQ पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NGA कहां से, एयर से किस में प्रवेश कर रहा है, गिलास में। ठीक है, जिसमें प्रवेश कर रहा है उसको तो ऊपर और जिससे प्रवेश कर रहा है उसे नीचे। एयर से प्रवेश कर रहा था किसमें, कांच में। समीकरण नंबर कितना मान लिया, 1। NG क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। EG क्या है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पृष्ठ RS पर प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो किसमें, किससे, कांच से एयर में जा रही है, किससे किरण किस में जा रही है, कांच से एयर में, मतलब हवा में जा रही है। तो जिसमें जा रही है तो उसे ऊपर और जिससे जा रही है उसे नीचे कहते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो ये आया हमारा NAG 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 NAG। फिर यहां से क्या आया, NG/NA NG/NA इंटू NA/NG। NA से NA और NG से NG काट दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 1। समीकरण कितना हमारा, 1 आया। ठीक है साहब, तो NGA इंटू NAG बराबर कितना आ गया, 1 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को किससे गुजारा जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित कराया जाता है तो आपतित किरण जो है क्रांति कोण से अधिक कोण पर परावर्तित हो जाए तो आंतरिक मतलब क्रांति कोण से अधिक कोण से परावर्तित हो रही है, उसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो वो देखते हैं किस तरह से है कि मान लो कि एक प्रकाश स्रोत ये है, ठीक है,
यहां से पहली प्रकाश की किरण को आपतित कराया और ये अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ है तो यहाँ पर अविलंब का निर्माण हुआ, अविलंब का निर्माण हुआ तो यहां से प्रकाश की किरण क्या हुई, अविलंब से दूर हटी। क्यों, ये क्या जा रही है आपकी, या मान लो सघन माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पे प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, तो उस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित कराया, ये अविलंब हुआ तो और ज्यादा इसका क्या हुआ, परावर्तित कोण क्या हुआ, ज्यादा बना, या अपवर्तित कोण ज्यादा बना। दूसरा फिर तीसरी प्रकाश की किरण को आपतित कराया तो यहाँ पर अविलंब जो प्रकाश की किरण है कि अंतरापृष्ठ के समांतर परावर्तित हो गई, तो यहाँ पर अंतरापृष्ठ समांतर हो गई तो इस कोण को 90 डिग्री बन गया, और ये 90 कोण को जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या होगी, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को आपतित कराने पर विरल माध्यम में समकोण पर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अर्थात 90 डिग्री कोण पर क्या हो जाए, प्रकाश की अपवर्तित हो जाती है, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर हमारी आती है नेक्स्ट, हम किरण को आपतित कराया तो ये गई, ठीक है, आपतित कराने के बाद ये विरल माध्यम में न जाकर किसी माध्यम में, उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर परावर्तित हुई, तो इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिससे संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे क्रांतिक कोण IC कहते हैं। सी का मतलब है क्रिटिकल एंगल। पूर्णांतिक परावर्तन, सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आती है, तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जाना चाहिए, किसमें, सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम प्रकाश का आपतन क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होगी तभी क्या होगी, वो उसी माध्यम में वापस आएगी। यदि 90 डिग्री से कम है तो वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित दूसरे माध्यम में हो जाएगी, तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या नहीं होगी, घटना घटित नहीं होगी। यदि विरल माध्यम वायु में हो तो क्रांति कोण की स्थिति में स्नेल के नियम से, क्या है, साइन ए अपन साइन आर, क्या, NaM, Na मतलब एयर है, Nm मतलब मीडियम है, तो जिस माध्यम से जाती है जिसमें, तो उसे तो ऊपर लिया जाता है, और जिस में से जाती है उसे क्या कहते हैं, नीचे लिया जाता है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो Nm sin IC, Na sin 90, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से Na का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो Nm बराबर 1 अपॉन साइन C या साइन IC हो जाएगा, तो N बराबर 1 अपॉन साइन C। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या हो गया, ये संबंध हो गया, किसमें हो गया, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध हो गया। माध्यम ये और कोण ये, तो जल के लिए 48.75, कांच के लिए 41.14 और हीरा के लिए कितना, 24.41 डिग्री कोण होते हैं क्रांतिक कोण में। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पहला मरीचिका या मृग मरीचिका। यदि हम किसी बस में या जाते हैं तो धूप पड़ती है, तो धूप पे बहुत दूर दृष्टि देखते हैं तो वहां पर जो छाया सी दिखाई देती है, जल सा दिखाई देता है, उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा है, दूसरा हमारा क्या है, पानी या कांच में वायु के बुलबुले या चमकता हुआ दिखाई देना। आपने देखा किसी हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो उसमें सफेद से बुलबुले से उठ के आ जाते हैं, तो बुलबुले क्या होते हैं, प्रकाश की वजह से चमकते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, प्रकाश की वजह से। ठीक है, अब मान लो कोई कांच चटका हुआ है तो उस कांच में चटके हुए में एयर भर जाती है, तो प्रकाश की वजह से वो एयर क्या करती है, चमकती है। ठीक है साहब,
तो पानी में डूबी परखनलिका भी चमकी दिखाई देता। क्यों? पानी से भरी हुई एक कोई पात्र है, उसमें क्या रखी है आपकी एक परख नली है, परख नली में पानी नहीं है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, तो ये क्या होगी, परावर्तन की वजह से, परावर्तन घटना की वजह से और अपवर्तन की घटना की वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या परख नली चमकीली हुई दिखाई देगी। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित अन्य उदाहरण कौन से हैं? जैसे प्रकाशिक तंतु है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रकाशिक में ऑप्टिक फाइबर है, जो फाइबर जो हम देखते हैं स्पीड है, जो जियो फाइबर है, तो इसी के माध्यम से हो रहा है सारा का सारा, ऑप्टिक केबल जो है इसी के माध्यम से बनाई जा रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित युक्ति है। सर्वप्रथम कांच के धागे नुमा संरचना बनाकर कांच की सस्सी का निर्माण किया जाता है, फिर इस पर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, इस व्यवस्था को प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। देखिए ये क्या है, ऑप्टिक फाइबर है। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण को आपतित कराया, मान लो कि इसमें 100 से 100 प्रकाश की किरण को आपतित कराया जा रहा है, तो आपतित कराने पर यहाँ से टकराते टकराते और यहाँ वापस बाहर निकलेंगी, तो यहाँ 100 निकालने प्रकाश की किरण को आपतित कराया जा रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि 99 प्रकाश किरणें वापस आ जाएं। क्यों आ जाती हैं? परावर्तन की घटना की वजह से, टकरा टकरा के एक दूसरे से क्या रही है, देखो टकराते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। और बाहर क्या हो रही है, पॉलिश विरल माध्यम, कम अपवर्तन वाले का माध्यम होता है, मतलब इसमें पॉलिश कम अपवर्तन वाले पदार्थ की होती है। कांच सघन माध्यम से अधिक अपवर्तन वाला माध्यम है ये, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या आ रही है, वापस बाहर निकल रही है। जिन स्थानों पर रोशनी पहुंचती है तो इस ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। या मान लो संचार व्यवस्था में जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है, ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जा रहा है। प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण को बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होकर दूसरे सिरे पर क्या कराया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, जिसका उपयोग क्या शल्य चिकित्सा में किया जाता है। प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा 6वां पॉइंट, प्रिज्म है। समकोण प्रिज्म में एक कोण 90 डिग्री तथा शेष दो अन्य 45 डिग्री के होते हैं। इसकी सहायता से प्रकाश 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मुड़ते हैं। इसमें प्रतिबिंब का आकार बदले बिना उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त सभी स्थितियों में प्रकाश आपतन क्रांति कोण से अधिक पर कराया जाता है। जैसे ये मान लो ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण है, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये प्रिज्म है। यहाँ से प्रकाश की किरण को क्या कराया, आपतित कराया, इस पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ से टकराई और बिल्कुल बाहर निकल गई। ऐसे ही इस स्थिति में निकाली प्रकाश की किरण को, यहाँ टकराई और यहाँ टकरा कर क्या जा रही है, बाहर की ओर निकल रही है। ऐसे ही और दूसरा प्रिज्म है, ये प्रकाश की किरण आई परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, यहाँ से जाती हुई इससे बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर क्या हो रही है, आधारित होती है।